तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये हमें जो भी इनकम एंड जो भी एक्सपेंडिचर हुई है जिस ईयर के लिए कंसर्न है उसके बारे में हमें, ये जो भी इनकम हुई है जो भी एक्सपेंडिचर हुई है उसके बारे में बताती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं कंसर्न के उनके बारे में आपको पता लगता है, ठीक है। एंड ये लेंडर को यानी कि जो बैंक लोन देने वाला है उसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, क्योंकि अब आपको पता होगा रिगार्डिंग की कंसर्न जो है वो ओवर द इयर्स कैसा परफॉर्म करती आ रही है एंड उसके क्या प्रॉफिट्स निकलते आ रहे हैं। तो अगर कोई कंसर्न है जिसकी बैलेंस शीट जो है वो चाहे वीक है, बैलेंस शीट जो है वो चाहे वीक है, लेकिन अगर ओवर द ईयर इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है एंड फर्दर इसको दिया गया जो क्रेडिट है वो बेहतर साबित हो सकता है। वहीं पर अगर कोई स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी भी है लेकिन अगर उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो ईयर ओवर ईयर इरोड हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो उसके केस में वो बैड लोन बन सकती है आने वाले समय में, क्योंकि वो लॉस मेकिंग कंसर्न बन रही है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को यूजुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो 3 पार्ट्स में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसको डिवाइड किया जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या करता है, दिस शोज मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग इनकम। जो मैन्युफैक्चरिंग इनकम है या फिर जो ट्रेडिंग इनकम है उसे राइट साइड पर शो करता है एंड जो एक्सपेंसेस रहते हैं यानी कि जो रिजल्टेंट आपके ग्रॉस प्रॉफिट है एंड जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो आपके लेफ्ट साइड के ऊपर शो करता है। यानी कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें लेफ्ट साइड पर क्या रहेगा, आपका जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं प्लस जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपका इस साइड पर रहता है एंड फर्दर राइट साइड पर क्या चीज रहेंगी, जो भी आपकी ट्रेडिंग इनकम है, जो भी आपकी ट्रेडिंग इनकम है वो आपकी राइट साइड पर शो होगी या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग इनकम है। एंड जो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो ग्रॉस प्रॉफिट लॉस अकाउंट के साथ ओपन किया जाता है एंड नेट प्रॉफिट लॉस के साथ वो बंद होता है। यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट में एलिमेंट्स को ऐड माइनस करते हुए नेट प्रॉफिट को हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं इन द जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो ये शो करता है कि जो नेट प्रॉफिट है उसको किस तरह से वेरियस अकाउंट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, देन इट इज रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने देखा 3 तरह के अकाउंट थे, एक आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अकाउंट था, एक आपके पास जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट था एंड थर्ड आपके पास था एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड थर्ड वन कौन सा था, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है डेट इन्वॉल्व्स कि जो आप अमाउंट का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो करते हैं। इस चीज को असर्टन करने के लिए कि क्या आप जो ऑपरेशंस चला रहे हैं वो इन ट्यून है भी या नहीं है, ठीक है, कि ये ना हो कि आपको प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं। एंड और जो एरियाज हैं जिनका ध्यान रखने वाला होता है इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, व्यू रहता है कि जो इन्वेंट्री है उसको हमने किस बेस के ऊपर वैल्यूएशन की है, उसकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन किस बेस पर की है। अब आपने प्रॉफिट लॉस का तो निकाल लिया लेकिन आप जो इन्वेंट्री उसमें काउंट कर रहे हैं उसकी वैल्यूएशन आप किस हिसाब से कर रहे हैं एंड फर्दर जो डेप्रिसिएशन आप लगा रहे हैं एसेट्स के ऊपर वो किस हिसाब से किस रेट के ऊपर आप लगा रहे हैं। फर्दर अगर आप प्रोविजन कर रहे हैं एक्रूड लायबिलिटीज के लिए या फिर बैड और डेप्ट लोन्स के लिए, ठीक है, या फिर एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन के लिए, तो वो सभी चीजें क्या है, वो सभी चीजें मेन कंसर्न है किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कौन कौन सी चीजें हैं, पहली चीज है आप इन्वेंट्री के वैल्यूएशन किस तरह से कर रहे हैं, आप डेप्रिसिएशन के लिए किस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्दर अगर प्रोविजन लगा रहे हैं आप एक्रूड लायबिलिटीज के लिए या फिर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट के लिए, तो वो प्रोविजन प्लस जो एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस है, एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन को आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस चीज को एनालाइज करते हुए कि आपकी प्रोडक्शन के ऊपर एक्सपेंसेस कितने हैं, आपके सेलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस कितने हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव के एक्सपेंसेस कितने हैं। एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस का मतलब होता है जब भी हमने कोई कंपनी चलानी है तो डिफरेंट तरह के एक्सपेंसेस लगते हैं ना, यानी कि एक तो हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, एक तो हो गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, यानी कि प्रोडक्शन करने में जितने एक्सपेंसेस लग रहे हैं, फर्दर उनको बेचने में भी तो एक्सपेंसेस लगेंगे, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में भी एक्सपेंसेस लग सकते हैं। फर्दर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, रेंट है, बिजली है, पानी है, जो भी आपके खर्चे लग रहे हैं, वेजेस आप पे कर रहे हैं, वो सभी क्या है, आपके एक्सपेंसेस ही तो हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हमें यहां पर पता लगता है अंडर द प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स। उसके बाद आता है रिगार्डिंग द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है
एसेट एंड लायबिलिटीज की जो एक पर्टिकुलर डे के हिसाब से बनाई जाती है, ठीक है। यानी कि जब बिजनेस को हम क्लोज करते हैं तो एक पर्टिकुलर डे के हिसाब से हम बैलेंस शीट को बनाते हैं एंड उस पर्टिकुलर डेट के ऊपर जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उसके बारे में बैलेंस शीट से हमें पता लगता है। तो बैलेंस शीट फर्दर हमें शो करती है कि हमने किसके कितने पैसे देने हैं एंड हमारे पास कितने पैसे हैं या कितने एसेट हैं या हमने कितने पैसे किसी और से लेने हैं, उस चीज के बारे में हमें यहां पर इंडिकेशन मिलती है। फर्दर ये आल्सो इंडिकेट करता है कि सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या है, यानी कि एसेट्स का मतलब क्या है, एसेट एंड लायबिलिटी दोनों ही आपको सोर्सेज ऑफ फंड के बारे में तो बता सकती है। यानी कि अगर मैंने बैंक लोन लिया, अगर फर्म ने बैंक लोन लिया तो बैंक लोन क्या है, सोर्स ऑफ फंड्स ही है ना, या फिर जो कैपिटल है वो भी सोर्स ऑफ फंड है, आपके पास कैश है, बैंक बैलेंस है, वो भी क्या है, वो भी सोर्स ऑफ फंड है। तो आपको बेसिकली एक आइडिया पता लगता है, एक इंडिकेटर रहता है ये कि सोर्स ऑफ फंड क्या है, ये सोर्सेज ऑफ फंड के बारे में बताती है एंड फर्दर यूटिलाइजेशन के बारे में बताती है। अगर आपने किसी फंड्स को इस्तेमाल करते हो, आपने स्टॉक परचेज कर लिया, आपने स्टॉक परचेज कर लिया, ठीक है, वो क्या है, आपने यूटिलाइज किया ना फंड को, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन के बारे में पता लगता है कि आपने एसेट को एक्वायर किया, आपने यूटिलाइज किस हिसाब से किया। अगर किसी कंसर्न को लॉस भी होता है तो भी तो वो यूज ऑफ फंड्स शो होता है, तो भी तो वो यूज ऑफ फंड्स ही रहता है ना। यानी कि जो लॉस है वो किस साइड पर शो होता है, डेट इज शोन ऑन द एसेट साइड, वो एसेट साइड के ऊपर शो होता है। तो एज वी डिस्कस, जो लायबिलिटीज हैं वो आपको सोर्सेज ऑफ फंड प्रोवाइड करती हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं एसेट्स को एक्वायर करने में, ठीक है। तो अगर आपकी लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं आप उनका इस्तेमाल कहां पे करेंगे, एसेट्स को इंक्रीज करने में करेंगे। जैसे कि आपने यहां पर बैंक से लोन लिया, आपने स्टॉक परचेज कर लिया, मे भी हो सकता है बैंक से आपने टर्म लोन लिया हो, आपने उसका कोई फिक्स्ड एसेट परचेज कर लिया हो। तो जितने भी लिमिटेड कंपनीज हैं उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, जिनको बताया गया है अंडर द कंपनीज एक्ट, उसके तहत उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश करना पड़ता है, जितने भी लिमिटेड कंपनीज हैं। फर्दर इट इज द मोड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज फॉर एनालिसिस ऑफ द बैलेंस शीट इज डिफरेंट फ्रॉम द मोड ऑफ क्लासिफिकेशन एज पर द कंपनीज एक्ट। यानी कि जो मोड ऑफ क्लासिफिकेशन है एसेट एंड लायबिलिटीज का एनालिसिस के लिए बैलेंस शीट के अंदर, वो डिफरेंट है फ्रॉम द मोड ऑफ क्लासिफिकेशन एज पर द कंपनीज एक्ट। यानी कि जैसे टर्म लोन इंस्टॉलमेंट्स है फॉलिंग ड्यू विद इन द ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, उन्हें करंट लायबिलिटी में शो करना होता है, इवन दो जो इंटायर टर्म लोन है चाहे उसे आपने टर्म लायबिलिटी में शो किया है, ठीक है। तो कहने के बाद है, अगर आपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में जैसे टर्म लोन को शो कर दिया, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आपने किसको शो कर दिया, जो टर्म लोन लिया था उसे शो कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये क्या लॉन्ग टर्म की लायबिलिटी है ना, टर्म लोन एकदम से तो खत्म होगी नहीं, ठीक है। लेकिन आपने उसको जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स, इस टर्म लोन की जो इंस्टॉलमेंट्स आपकी आने वाले एक साल में, यानी कि 12 महीने में जो भी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हैं, जो भी इंस्टॉलमेंट्स आपकी ड्यू हैं, उनको आप किस में शो करेंगे, कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो किस में शो होंगी, करंट लायबिलिटी में शो होंगी, वो किस में शो होंगी, करंट लायबिलिटी में शो होंगी, ओके। उसके बाद बात आती है रिगार्डिंग दी, तो यहां पर एसेट्स लायबिलिटीज को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एसेट्स को। तो एसेट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फिक्स्ड एसेट में, करंट एसेट में जिसे सीए कहते हैं, नॉन करंट एसेट एनसीएस एंड इनटेंजिबल एसेट और फिक्टिशियस एसेट्स, ओके। तो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं रिगार्डिंग द फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में जैसे आपकी लैंड बिल्डिंग होगी, मशीनरी होगी, इक्विपमेंट होगी, इक्विपमेंट का इंस्टॉलेशन होगी, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स होगी, व्हीकल्स होगी, फर्नीचर हो गया, लीज होल्ड राइट हो गया, इसके अलावा लैंड डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, या फिर कोई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, तो वो सभी चीजें किसमें शो होती हैं, फिक्स्ड एसेट में शो होती हैं। एंड फर्दर जो फिक्स्ड एसेट्स के लिए आपने लोन लिया होता है, जिनका इस्तेमाल करते हुए इन्हें एक्वायर किया जाता है, वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं। वो क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं, जैसे कि अपने खुद के फंड्स हो गए, या फिर कैपिटल होगी, रिटेन्ड प्रॉफिट हो गए, टर्म लोन हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, डिबेंचर हो सकते हैं, ये सभी क्या है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, यानी कि जो लंबे समय के लिए आपके पास सोर्सेज है ना, वो सोर्सेज हैं, उनके थ्रू ही फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर किया जाता है। उसके बाद बात आती है रिगार्डिंग दी करंट एसेट्स। सो करंट एसेट्स का मतलब है वो एसेट्स
या तो जो लिक्विडेट फॉर्म में ही ऑलरेडी, यानी कि कैश की फॉर्म में है, बैंक बैलेंस की फॉर्म में है, या फिर वो अल्टीमेटली जो उनकी कैश में रिकवरी है वो आने वाले 12 महीनों में हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास कोई एसेट है, आपके पास कोई एसेट है, अगर उसकी रिकवरी इन फॉर्म ऑफ कैश आने वाले 12 महीनों में हो जाएगी तो वो एसेट क्या है आपका, वो आपका करेंट एसेट होगा। वो आपका क्या होगा, करेंट एसेट होगा। लाइकवाइज स्टॉक है, ठीक है, तो कई एक हैवी इंडस्ट्रीज को छोड़कर जनरली अगर हम बात करें तो स्टॉक जो रहता है मैक्सिमम जो वर्किंग साइकिल यहां पर ऑपरेटिंग साइकिल बताया गया है वो 12 महीनों का रहता है। तो कहने का मतलब है कि जो स्टॉक है इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक आपका 12 महीनों के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, लिक्विडेट हो जाएगा। आपके पास आप रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर फिनिश गुड्स को बेच देंगे, आपके पास दोबारा से जो कैश इन हैंड है या बैंक बैलेंस है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए स्टॉक भी क्या है, करंट एसेट है। इसी की तरह आपके रिसीवेबल्स हो गए, ठीक है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम प्रोप्राइटर हो गया, पार्टनर हो गया, एसोसिएट कंसर्न से हो गया अमाउंट ड्यू, ठीक है, या फिर करंट अकाउंट बैलेंस है, तो वो सभी क्या है आपके करंट एसेट्स हैं। इसके अलावा एक एक्सपेंसेस भी इसमें शामिल किए गए। कौन से एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि वो एक्सपेंसेस जो आपने समय से पहले ही पे कर दिए हैं। तो जो एक्सपेंसेस आपने समय से पहले ही पे कर दिए हैं वो आपके क्या हैं, एसेट हैं। कौन से एसेट हैं, करेंट एसेट हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द नॉन करेंट एसेट्स। तो जितने भी आपके टेंजिबल एसेट हैं, इसके अलावा जितने भी आपके टेंजिबल है, टेंजिबल का मतलब क्या है, जिनको आप छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके अलावा जितने भी आपके टेंजिबल एसेट्स हैं जो फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में या फिर करंट एसेट की कैटेगरी में शामिल नहीं है वो आपके क्या है, नॉन करंट एसेट्स हैं। जैसे कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं वो आपके क्या है, नॉन करंट एसेट शामिल होंगे, नॉन करंट एसेट में शामिल होंगे। फाइन। फिर उसके बाद आते हैं रिगार्डिंग द इनटेंजिबल एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट। तो इनटेंजिबल एसेट या फिक्टिशियस एसेट वो एसेट हैं जिनकी वैल्यू तो है लेकिन टेंजिबिलिटी नहीं है, लेकिन आप उनको छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। जैसे कि पेटेंट है, कॉपीराइट है, गुडविल है, रेपुटेशन है, ट्रेडमार्क है, ये सभी क्या आपके इनटेंजिबल एसेट हैं। एंड फिक्टिशियस एसेट कौन से होंगे, जैसे कोई आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे आप एडवर्टीजमेंट आपने की है, अब आपका ये क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डेफर्ड का मतलब क्या होता है, जिसका बेनिफिट आपको ओवर द टाइम आने वाले सालों में मिलता रहेगा। ठीक है, यानी कि बेनिफिट आपको, आपने खर्चा एक बार किया लेकिन आपको बेनिफिट आने वाले समय में मिलता रहेगा, वो आपका क्या है, फिक्टिशियस एसेट है। आप इसको क्वांटिफाई तो नहीं कर सकते ना, इस एसेट को छू नहीं सकते ना जो एडवर्टीजमेंट आपने की है, लेकिन फिर भी वो आपका क्या है, एसेट है। आपके बिजनेस को ये कहीं ना कहीं क्या देगा, बेनिफिट देगा। या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एज आई टोल्ड यू, पहले भी बताया आपको, जैसे कोई कंपनी को शुरुआत करनी है तो उसके रजिस्ट्रेशन में खर्चा आया, उसके प्रोस्पेक्टस में खर्चा आया, या फिर आपने शेयर इशू करने हैं तो उसके एक्सपेंसेस में कोई खर्चा हुआ, आपने प्रोस्पेक्टस जो था वो रजिस्टर करवाया, या आरओसी के पास फाइलिंग करवाई, सेबी के साथ रजिस्टर करवाया, स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर करवाया, तो जो भी खर्चा आया आपका इस तरह का, वो सभी क्या होंगे, फिक्टिशियस एसेट होंगे। वो आपके क्या होंगे, फिक्टिशियस एसेट होंगे। तो दो तरह की कैटेगरीज हैं ये, एक है आपके इंटेंजिबल एसेट जिसमें आपके पेटेंट हो गए, कॉपीराइट हो गए, ठीक है, ये सब चीजें रहेंगी। दूसरा आपके रहे फिक्टिशियस एसेट जिसमें जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस है, वो सभी चीजें इसमें शामिल रहेंगी।